हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने सिविल प्रोसीजर कोड के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए देखते हैं और हम इन प्रश्नों को डिस्कस भी करेंगे। पहला प्रश्न, उल्लेखित विकल्पों में कौन अज्ञप्ति माने जाते हैं? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। ब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का उदाहरण। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 उपरोक्त सभी डिक्री डिक्री को धारा 22 में बताया गया है, जिसमें कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत जो भी अवधारण होता है उसको उसकी भी डिक्री बनाई जाती है। साथ ही किसी विनिश्चय के बारे में जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 21 नियम 58 जो बताया गया है, इसमें भी विनिश्चय होता है, गुण दोषों पर इसका निराकरण होता है। इस स्थिति में तीनों अब स तीनों ही सही है, इसलिए द जो जवाब है कि उपरोक्त सभी, यह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान वादी को नया वाद संस्थित करने से रोकते हैं? आदेश 9 नियम 9। यह आदेश 9 नियम 8 के अंतर्गत जब वादी की अनुपस्थिति के फलस्वरूप वादी का दावा निरस्त किया जाता है, तब आदेश 9 नियम 9 उसी वाद हेतु पर नवीन वाद प्रस्तुत करने से रोकता है। ब आदेश 11 नियम 21(2) जो कि यदि कोई दस्तावेज के प्रकटीकरण या परिप्रश्नों के उत्तर के उल्लंघन में न्यायालय द्वारा वाद को निरस्त किया जाता है, तो 21(2) के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें उसी वाद हेतु पर नवीन वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आदेश 22 नियम 9, यदि वाद उपशमित हो जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड पर न लेने की वजह से, तो वैसी स्थिति में 22(9) में ही उल्लेख किया गया है कि उसी वाद हेतु पर नवीन वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसलिए जो उपरोक्त ये तीनों सही है, इसलिए उपरोक्त सभी जो द का उत्तर है वह सही है। अगला देखते हैं। प्रांगन्याय प्रवर्तित होता है। रेस जुडिकेटा एक वादी और प्रतिवादी के बीच में। ब सहवादियों के बीच में। सह प्रतिवादियों के बीच में। उपरोक्त सभी। तो रेस जुडिकेटा जो है वह सभी के बीच में, वादी के बीच में होता है, सहप्रतिवादियों के भी बीच में प्रवर्तित रहता है और वादी प्रतिवादी, इसलिए द जो इसका उत्तर है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 14 सीपीसी यह प्रावधान करती है कि न्यायालय विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के प्रस्तुत होने पर यह अवधारणा करेगी कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। यह अवधारणा तथ्य की खंडनीय अवधारणा है। ब तथ्य की अखंडनीय अवधारणा है। स विधि की खंडनीय अवधारणा है और द विधि की अखंडनीय अवधारणा है। ये धारा 14 में जो है वह इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि अभिलेख से इसके प्रतिकूल प्रतीत न होता है, और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि किंतु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकेगा। इन बातों से ये निकल के आता है कि विधि की खंडनीय उपधारणा है। अगर विधि में कोई इसके विपरीत कोई चीज आती है तो इसको जो है इसका खंडन किया जा सकेगा, इसलिए इसका स उत्तर जो है वो इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। न्यायालय के लिए वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक है। केवल अवयस्कवादी के लिए। जहां अवयस्कवादी के लिए संरक्षक नियुक्त किया जाता है तो उसको वाद मित्र कहा जाता है। यह प्रश्न जो है आदेश 32 से संबंधित है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 से। ब केवल अवयस्क प्रतिवादी के लिए, तो ब जो है वही इसका सही जवाब है, क्योंकि अवयस्क प्रतिवादी के लिए ही वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाता है, तो ब सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाबालिग की ओर से वाद मित्र द्वारा प्रस्तुत दावा का परित्याग। यदि नाबालिग की ओर, यह भी आदेश 32 में इस बात का उल्लेख किया गया है, और यदि नाबालिग की ओर से कोई वाद मित्र द्वारा किसी दावे का परित्याग करना है तो उसे न्यायालय की अनुमति से ही परित्याग किया जा सकता है, इसलिए स इसका जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 91 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक निषेध से संबंधित घोषणा एवं व्यादेश से संबंधित वाद संस्थित किया जा सकता है। धारा 91 के अंतर्गत यह जनसाधारण द्वारा लगाए जाने वाला वाद होता है, जो कि लोक न्यूसेंस वगैरह हटाने के संबंध में, जैसे उच्च न्यायालय में पीआईएल आदि लगाई जाती है, उसी प्रकार सिविल न्यायालय में भी धारा 91 के अंतर्गत लगाई जा सकती है। इसमें यह आवश्यक है 2 से अधिक व्यक्ति हो और न्यायालय की अनुमति से उनके द्वारा पेश किया जा सकता है, इसलिए इसका द जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत साक्ष्य अभिलेखन के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि क्या सही नहीं है। असाक्षी का मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर लिया जाएगा, तो 18(4) में शपथ पत्र
परीक्षा शपथ पत्र पर लिया जाना बताया गया है। ब प्रति परीक्षण के लिए कमिश्नर नियुक्त किया जाना बताया गया है। स जिला न्यायाधीश इसके संबंध में कमिश्नरों का एक पैनल तैयार करता है, ये भी सही है। द मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की ग्राह्यता कमिश्नर निर्धारित करेगा, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस संबंध में अगर कोई आपत्ति आती है ग्राह्यता के संबंध में या इस पर विचार करना है तो न्यायालय के द्वारा ही इसको किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अंतर्गत कब लिया जा सकता है? तो धारा 21 में स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि जुरिडिक्शन के संबंध में कोई ऑब्जेक्शन लेना है तो वह प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर लिया जाएगा। और इसमें बताया गया कि वाद प्रश्न जब निर्मित होते हैं उस समय लिया जा सकता है या उसके पूर्व लिया जा सकता है, लेकिन उसके पश्चात नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इसका जो जवाब स है वह इसका सही जवाब है कि प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर आज्ञप्ति को अपास्त करने के लिए वाद इस संबंध में जो इसके लिए बताया गया है, तो इस संबंध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और इसमें वाद का वर्जन है। इस संबंध में धारा 21A में प्रावधान किया गया है कि वाद लाने के स्थान के बारे में कोई नवीन वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89(2)C के अंतर्गत जहां कोई विवाद किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाता है वह व्यक्ति समझा जाएगा। 89(2)C 4 चीजें इसमें बताई गई है कि पहला ए है आर्बिट्रेशन 89 में जो बताया गया, दूसरा कंसिलिएशन, तीसरा सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत और डी मीडिएशन। तो इसमें जो सी पूछा गया है, सी जो है वो सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत के द्वारा होता है, इसलिए 11 का ब ये सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है, सिविल प्रक्रिया तक इस धारा के प्रयोजन के लिए नामंजूर कर दिया समझा जाएगा। यह प्रावधान निहित है। इसमें धारा 11 के स्पष्टीकरण 5 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि बाद में कोई निर्णय पारित होता है और उसमें कोई सहायता नहीं दी गई है तो यह माना जाएगा कि वो सहायता को नामंजूर कर दिया गया है। तो इसका द जो है 12 का द वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदेश 39 नियम 3 का सीपीसी के अधीन जहां कोई आदेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना वहां न्यायालय आवेदन को निम्नलिखित में से कितने दिनों में अंदर निराकृत करने का प्रयास करेगा? यदि कोई एक पक्षीय रूप से आदेश दिया जाता है 39(3) के अंतर्गत जहां अर्जेंसी होती है और न्यायालय जो है बिना सूचना के 39(3) में कोई इंजंक्शन दिया है तो उस आवेदन को 39(1) के आवेदन को वह 30 दिन के अंदर निराकृत करेगा। तो इसलिए इसका जवाब यह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वाद के प्रत्याहरण के बाद वादी उसी विषय वस्तु के संबंध में नया वाद प्रस्तुत कर सकता है। ब उसी विषय वस्तु के संबंध में नया वाद सिर्फ न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है। स उसी विषय वस्तु के संबंध में नया वाद सिर्फ उच्च न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत कर सकता है। और द जब तक कि उसे वाद के प्रत्याहरण के समय न्यायालय ने नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता के साथ वाद के प्रत्याहरण की अनुमति न दी गई हो तब तक उसी विषय वस्तु के संबंध में नया वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो इसके लिए द जो है इसका उपयुक्त आंसर है कि उसको यदि प्रत्याहरण करते समय न्यायालय द्वारा नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, उसी स्थिति में उस विषय वस्तु के बारे में वह नया वाद प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 उन मामलों में जहां वाद की विषय वस्तु का मूल्य 50 रुपए से अधिक न हो वहां आदेश 38 नियम 4 सीपीसी के अंतर्गत सिविल कारागार में निरोध की अवधि हो। तो आदेश 38 जो है वो निर्णय पूर्वक कुर्की व गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान करता है और 38 नियम 2 व 3 जो है प्रतिभूति लेने के संबंध में एवं उसके संबंध में ही ये प्रावधान किया गया है। यदि आदेश 38 नियम 2 व 3 का पालन नहीं किया जाता है तो 38(4) में जो है अधिकतम तो 6 माह तक की अवधि का उसमें प्रावधान किया गया है सिविल कारागार का। लेकिन जहां 50 रुपए से अधिक का मूल्य की विषय वस्तु नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में उसमें 6 सप्ताह से अधिक का कारावास नहीं कराया जा सकता। इसलिए 15 का जो उत्तर है वह ब जो है वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां वाद आदेश 9 के नियम 2 व 3 सीपीसी के अधीन खारिज कर दिया जाता है वहां वादी नया वाद प्रस्तुत करने से वर्जित होगा। ब वादी के पास एकमात्र उपचार उक्त आदेश को अपास करना है। स एकमात्र उपचार नया वाद लाना है। द वादी नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा या उस खारिजी को अपास करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। इस संबंध में स्पष्ट रूप से आदेश 9 नियम 4 में व्यवस्था की गई है कि वह नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकेगा
या उस खारिजी को अपास कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। द इसका जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा साक्षी जिसके पूर्व में परीक्षा हो चुकी है उसे आदेश 18 सीपीसी के अंतर्गत परीक्षा है तो पुनः बुलाया जा सकता है। तो इस संबंध में 18-17 में स्पष्ट व्यवस्था दी है, न्यायालय द्वारा ही बुलाया जा सकता है। तो स इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता पुनर्विलोकन संधारिणी है, तो पुनर्विलोकन के संबंध में प्रावधान जो दिया गया है वह धारा 114 सीपीसी में दिया गया है, और इस संबंध में आदेश 47 में भी प्रावधान दिया गया है। तो इसमें स्पष्ट किया कि वहां अपील का भी प्रावधान हो, लेकिन अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, और अपील अनुज्ञात नहीं है, वह दोनों ही सही है। अगर वैसी स्थिति में तो भी अपील नहीं की गई है तो वैसी स्थिति में यहाँ जो स उत्तर इसका है वह इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। सिविल प्रक्रिया के किस आदेश के अंतर्गत अंतराभिवाची विवाद प्रस्तुत करने का प्रावधान है? इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट जो है प्रस्तुत करने के संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है वो आदेश 35 में दी गई है, इसलिए ब इसका जो है सही जवाब है। इंटरप्लीडर सूट में वादी का सिर्फ भार एवं खर्चों के संबंध में ही वो दावा होता है, और अन्य कोई वाद विषय के संबंध विषय वस्तु के संबंध में नहीं होता है। मूल रूप से ये वाद जो है प्रतिवादी दोनों प्रतिवादी गण के मध्य ही विवाद होता है, इसलिए इसका ब जो उत्तर है वह आदेश 35 वह सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाद के उपशमन या खारिजी को अपास करने से इनकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया है के विरुद्ध अपील सीपीसी के किस धारा के तहत प्रस्तुत किए जाने योग्य है? तो इसके संबंध में स्पष्ट है कि 22 नियम 9 में धारा 104 सीपीसी जो है, जो आदेशों की अपील के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है, उसमें बताया गया कि कौन कौन से आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है, जिसके अंतर्गत 22/9 का यदि आवेदन खारिज किया गया है तो फिर वैसी स्थिति में धारा 104 के अंतर्गत अपील होती है, क्योंकि मिसलेनियस अपील होती है। 20 का ब जो है वह सही जवाब है। तो साथियों, हमने आज 20 प्रश्न देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।